सोचिए एक इंसान जो पायलट बनने की ट्रेनिंग ले रहा हो, आसमान में उड़ने के सपने देख रहा हो, और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि वो सब कुछ छोड़कर भूतों और आत्माओं की दुनिया की सच्चाई खोजने निकल पड़ता है। ये कहानी है गौरव तिवारी की। बिल्कुल, भारत के शायद सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, जिन्होंने 6000 से ज्यादा जगहों की छानबीन की और फिर सिर्फ 32 साल की उम्र में वो अपने ही घर में एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गए। आज हम इसी पहेली की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कई तरह के सोर्सेज हैं। हाँ, हमारे पास उस समय की न्यूज रिपोर्ट्स हैं, उनके टीवी शोज की जानकारी है और साथ ही कुछ एकेडमिक पेपर्स भी हैं जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के विज्ञान पर बात करते हैं। सही। तो हमारा मकसद यहाँ किसी नतीजे पर पहुँचना नहीं है, बल्कि इन सोर्सेज के आधार पर कहानी के हर पहलू को समझना है। गौरव तिवारी की मौत के पीछे की दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज क्या हैं? एक जो हमें अनदेखी दुनिया की तरफ ले जाती है और दूसरी जो इंसानी जिंदगी के तनाव और दबावों की बात करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गौरव तिवारी की कहानी की शुरुआत, जैसा आपने कहा, काफी आम थी। वो दिल्ली से थे और फ्लोरिडा में कमर्शियल पायलट बनने की पढ़ाई कर रहे थे। एक सेट करियर था, मतलब बिल्कुल, एक तयशुदा करियर, एक अच्छी जिंदगी। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। फ्लोरिडा के उसी अपार्टमेंट में जहां वो रह रहे थे, उन्हें कुछ अजीब अनुभव होने लगते हैं। हाँ, और सोर्सेज के मुताबिक ये सिर्फ कोई हल्की फुल्की आहट नहीं थी। उन्हें पोल्टरगाइस्ट गतिविधियां महसूस हुई। मतलब चीजों का अपने आप हिलना या गिरना। एग्जैक्टली। और उन्हें एक लड़की की धुंधली सी परछाई भी दिखने लगी, जो उनके अनुसार उन्हें हर वक्त देखती रहती थी। ये तो काफी डरावना है। हाँ, शुरुआत में उन्होंने इसे वहम समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब ये घटनाएं बढ़ने लगी तो उनकी दिलचस्पी इस दुनिया को समझने में बढ़ गई। और ये दिलचस्पी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपना पायलट बनने का सपना ही छोड़ दिया। ये तो बहुत बड़ा फैसला रहा होगा। बहुत बड़ा। वो ट्रेनिंग बीच में ही छोड़कर भारत वापस आ गए और यहाँ आकर उन्होंने 2009 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना की। उनका मकसद क्या था? सिर्फ भूत पकड़ना? नहीं, उनका मकसद था लोगों को इस विषय पर साइंटिफिकली जागरूक करना। और वो बहुत जल्दी ही इस फील्ड का एक जाना माना चेहरा बन गए। MTV का गर्ल्स नाइट आउट, हॉन्टेड वीकेंड्स विद सनी लियोनी, सोनी टीवी का भूत आया। अच्छा, इन सब शोज में वो एक्सपर्ट थे? हाँ, वो एक्सपर्ट के तौर पर आते थे। यहाँ तक कि उन्होंने 16 दिसंबर और टैंगो चार्ली जैसी फिल्मों में एक्टिंग भी की थी। तो चलिए उनके काम पर आते हैं। उनका तरीका क्या था? हमारे पास उनकी कुछ मशहूर इन्वेस्टिगेशंस की जानकारी है और उनमें से एक है राजस्थान का कुलधरा गांव। ये किस्सा तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल। कुलधरा, जिसे भारत के सबसे भूताहा गांव में से एक माना जाता है, वहां MTV के एक शो की शूटिंग चल रही थी। गौरव अपनी टीम और कुछ कंटेस्टेंट्स के साथ वहां थे। कहानी के मुताबिक एक महिला कंटेस्टेंट जिसका नाम रुबीना था, उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी और एक साया दिखा। ओके। और इसके ठीक बाद वो सबके सामने से गायब हो गई। एक मिनट, मतलब सच में गायब? ये किसी टीवी शो के स्टंट जैसा नहीं लगता? यही सवाल उस वक्त भी उठा था। लेकिन घंटों की तलाश के बाद वो लड़की गांव से कई किलोमीटर दूर झाड़ियों में बेहोश मिली। और उसे कुछ याद नहीं था? कुछ नहीं, उसे याद नहीं था कि वो वहां कैसे पहुंची। इस घटना के बाद टीम इतनी डर गई कि शो को बीच में ही बंद करना पड़ा। ये अविश्वसनीय है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है ना? नहीं, असल कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। इस घटना के कुछ समय बाद गौरव न्यूज चैनलों की टीम के साथ दोबारा कुलधरा गए। ये साबित करने के लिए कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। हाँ, और वहाँ अजीब घटनाओं की झड़ी लग गई। उनके 3 CCTV कैमरे एक साथ बंद हो गए। टीम के एक सदस्य राज ने दावा किया कि उसने एक साया देखा जिसने उसे नाम लेकर पुकारा। और वो कार वाली घटना। हाँ, और सबसे अजीब थी, जब वो लोग वहां से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी के पिछले शीशे पर अंदर की तरफ से किसी छोटे बच्चे के हाथ के 2 निशान बने हुए थे, जबकि गाड़ी में कोई बच्चा था ही नहीं। कोई नहीं था और मीलों तक कोई आबादी नहीं थी। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह कि वहां से कुछ दूर जाते ही उनकी चलती हुई कार के इंजन में अपने आप आग लग गई। बाप रे, ये सिर्फ कुलधरा तक ही सीमित नहीं था, है ना? मुझे पता है कि सोर्सेज में ऑस्ट्रेलिया के एक जेल का भी जिक्र है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का बोगो रोड जेल। वहां गौरव और उनकी टीम ने एक एडवांस डिवाइस का इस्तेमाल किया, जिसे सोर्सेज में सिर्फ एक बॉक्स बताया गया है। ये क्या करता था? ये डिवाइस आत्माओं की आवाज या इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना
जिसे ईवीपी कहते हैं, उसे रियल टाइम में सुना सकता था। अच्छा। और टीम को वहां साफ साफ हंसने, चीखने और कुछ वाक्य सुनाई दिए, जैसे हम मर चुके हैं और तुम कौन हो। तो क्या उन्हें पता चला कि ये आवाजें किसकी थी? गौरव का मानना था कि उन्होंने 2 अलग-अलग आत्माओं से संपर्क किया था। एक ऐसी महिला की आत्मा जिसे गलत तरीके से फांसी दे दी गई थी, और दूसरी एक बच्चे के हत्यारे की आत्मा जिसे वो एक बहुत ही नेगेटिव ऊर्जा बता रहे थे। ये किस्से सुनकर ही सवाल उठता है कि आखिर ये सब होता कैसे है? क्या इसके पीछे कोई विज्ञान है? और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हमारे पास जो एकेडमिक पेपर है वो इसी सवाल की पड़ताल करता है। अच्छा। गौरव और उनकी टीम कुछ खास उपकरणों का इस्तेमाल करते थे, जैसे वो EMF मीटर। बिल्कुल, K2 या EMF मीटर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मापता है। थ्योरी ये है कि आत्माएं जब प्रकट होती हैं तो वो अपने आसपास की ऊर्जा का इस्तेमाल करती हैं, जिससे EMF में गड़बड़ी होती है। फिर होता है डिजिटल थर्मोमीटर, जो कोल्ड स्पॉट्स का पता लगाता है, जहाँ तापमान अचानक गिर जाता है। हाँ, माना जाता है कि आत्माएं ऊर्जा खींचती हैं, जिससे टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। और वो आवाजें रिकॉर्ड करने वाला डिवाइस? EVP ही रिकॉर्डर, उसे EVP रिकॉर्डर कहते हैं। ये उन फ्रीक्वेंसी की आवाजें रिकॉर्ड करता है जो इंसानी कान नहीं सुन सकते। ठीक है, उपकरण तो है, लेकिन क्या इन उपकरणों का इस तरह इस्तेमाल करना वैज्ञानिक है? यहीं पर सबसे बड़ा विवाद है। रिसर्च पेपर साफ कहता है कि ज्यादातर वैज्ञानिक समुदाय इस काम को विज्ञान नहीं बल्कि स्यूडो साइंस यानी छद्म विज्ञान मानता है। स्यूडो साइंस क्यों? आलोचकों का तर्क है कि ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं बल्कि एनॉमली हंटिंग है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि एक वैज्ञानिक पहले एक परिकल्पना बनाता है और फिर उसे गलत साबित करने की कोशिश करता है, जबकि पैरानॉर्मल जांचकर्ता पहले से ही मानकर चलते हैं कि भूत मौजूद हैं। और फिर वो हर अजीब घटना को उसी से जोड़ देते हैं। कंफर्मेशन बायस। एग्जैक्टली, कंफर्मेशन बायस। एक मिनट, लेकिन गौरव के समर्थक तो कहेंगे कि ये बायस नहीं बल्कि अनुभव है। अगर आप हजारों घंटे ऐसी जगहों पर बिताते हैं तो आप पैटर्न पहचानने लगते हैं। क्या हर चीज को सिर्फ रैंडम शोर या धूल के कण कहकर खारिज कर देना खुद एक तरह का बायस नहीं है? ये एक बहुत ही वैलिड तर्क है और यही इस बहस को इतना दिलचस्प बनाता है। पेपर भी यही कहता है। अच्छा। वो कहता है कि कैमरे में दिखने वाले ओब्स धूल या कीड़े हो सकते हैं। EVP में सुनाई देने वाली आवाजें सिर्फ रैंडम शोर हो सकती हैं, जिसे हमारा दिमाग अपने आप शब्दों में ढाल लेता है। इस प्रक्रिया को ऑडियो पैरेडोलिया कहते हैं। ये गौरव के अनुभवों को झूठा नहीं ठहराता, लेकिन ये हमें एक दूसरा ज्यादा तार्किक नजरिया देता है, और यही नजरिया हमें उनकी मौत के रहस्य के और करीब ले जाता है। 7 जुलाई 2016 गौरव तिवारी अपने घर के बाथरूम में मृत पाए गए। यहाँ से कहानी के 2 बिल्कुल अलग अलग हिस्से हो जाते हैं, एक अलौकिक और दूसरा बेहद इंसानी। पहले उस अलौकिक कहानी की बात करते हैं। हाँ। ये कहानी उनके परिवार और करीबियों के बयानों से निकली है। उनकी मौत से कुछ महीने पहले गौरव ने अपनी पत्नी से कहा था कि एक नकारात्मक शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही है और वो उसे रोक नहीं पा रहे हैं। उन्होंने अपने पिता से भी यही कहा था। हाँ बिल्कुल, वो काफी परेशान और डरे हुए लग रहे थे। क्या ये वही नेगेटिव एनर्जी हो सकती है जिसका सामना वो अपनी इन्वेस्टिगेशंस में करते थे? उनके कुछ दोस्त और सहकर्मी ऐसा ही मानते थे। एक दोस्त ने तो यहाँ तक दावा किया कि गौरव अक्सर बोतहा जगहों पर आत्माओं को चुनौती देते थे कि अगर हिम्मत है तो मेरे साथ चलो। उनका मानना था कि शायद इसी वजह से कोई शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा उनके साथ जुड़ गई थी और धीरे धीरे उन पर हावी हो गई। मतलब थ्योरी ये है कि उनकी मौत के समय वो अपने वश में नहीं थे। यही थ्योरी है। ये वो कहानी है जो किसी फिल्म की तरह लगती है, एक गोस्ट हंटर जो खुद अपने शिकार का शिकार बन गया। लेकिन पुलिस की कहानी तो बिल्कुल अलग थी। बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई। पुलिस ने पहली नजर में ही इसे आत्महत्या का एक स्पष्ट मामला बताया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का कारण गला घुटने से बताया गया। उनके मुताबिक गौरव ने बाथरूम में शावर रॉड से लटक कर जान दी थी। हाँ, लेकिन क्यों? एक इंसान जो इतना सफल था, टीवी पर आता था, वो आत्महत्या क्यों करेगा? पुलिस की जांच के अनुसार उनकी जिंदगी उतनी ग्लैमरस नहीं थी जितनी बाहर से दिखती थी। उनके पास भविष्य के लिए कोई बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं थे, और जो थे उनसे ज्यादा कमाई नहीं हो रही थी। सही। और परिवार वाले, खासकर उनके पिता, चाहते थे कि वो ये भूत प्रेत का काम छोड़कर कोई पारंपरिक स्थिर नौकरी करें। इस बात को लेकर घर में अक्सर झगड़े होते थे। और कहा जाता है कि मौत से 1 रात पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हाँ, पुलिस सूत्रों के मुताबिक मौत से 1 रात पहले उनकी अपनी पत्नी से इसी बात पर काफी लड़ाई हुई थी। तो पुलिस की थ्योरी ये है कि वो प्रोफेशनल निराशा और पारिवारिक दबाव के बीच फंस गए थे। यहाँ एक विरोधाभास भी है।
कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में उनके परिवार ने किसी भी आर्थिक तंगी से इनकार किया था। हाँ, जबकि बाद में पुलिस ने इसे ही एक मुख्य कारण बताया। तो हमारे पास दो तस्वीरें हैं। एक में गौरव एक अलौकिक शक्ति से लड़ रहे हैं और दूसरी में वो दुनिया के दबावों से। और यहीं पर वो दूसरा रिसर्च पेपर हमारे काम आता है, जो मृत्यु के बाद जीवन के कुछ सिद्धांतों पर बात करता है। ये हमें सोचने का एक नया फ्रेमवर्क देता है। जैसे कि सर्वाइवल थ्योरी, जो कहती है कि आत्मा शरीर के बाद भी जिंदा रहती है। ये तो पारंपरिक सोच है। हाँ, ये गौरव का भी विश्वास था, लेकिन दो और थ्योरीज हैं जो पूरे खेल को ही बदल देती हैं। एक है सुपर साई थ्योरी या सुपर साई। ये क्या है? ये थ्योरी कहती है कि जिन्हें हम भूत प्रेत समझते हैं वो असल में मरने वालों की आत्माएं नहीं, बल्कि किसी जीवित इंसान की ही जबरदस्त अनियंत्रित मानसिक या एक्स्ट्रा सेंसरी शक्तियां होती हैं। मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि कुलधरा में जो कुछ हुआ वो शायद किसी आत्मा ने नहीं, बल्कि वहां मौजूद किसी इंसान, शायद उसी कंटेस्टेंट या खुद गौरव की दबी हुई मानसिक शक्तियों ने किया था। ये थ्योरी इसी संभावना की ओर इशारा करती है कि शायद गौरव तिवारी भूतों से नहीं बल्कि इंसानी चेतना की अनछुई गहराइयों से डील कर रहे थे, और शायद अपनी ही शक्तियों से, जिन्हें वो समझ नहीं पा रहे थे। हो सकता है। और अगर ऐसा है तो उनकी मौत का कारण कोई बाहरी नेगेटिव शक्ति नहीं बल्कि उनका अपना आंतरिक संघर्ष हो सकता है। ये तो सब कुछ बदल देता है। और तीसरी थ्योरी क्या है? वो है एनर्जी सर्वाइवल थ्योरी। ये एक नया सिद्धांत है जो विज्ञान और आध्यात्म को जोड़ने की कोशिश करता है। ये कहता है कि चेतना या जीवन ऊर्जा का एक रूप है और ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, बस अपना रूप बदलती है। बिल्कुल। जब कोई इंसान मरता है, खासकर किसी दर्दनाक या हिंसक मौत में, तो उसकी भावनात्मक ऊर्जा का एक हिस्सा उस जगह पर इम्प्रिंट या छप जाता है। तो इस थ्योरी के हिसाब से पैरानॉर्मल जांचकर्ता आत्माओं से नहीं बल्कि उस बची हुई इमोशनल एनर्जी से संपर्क करते हैं। एग्जैक्टली। तो कुलधरा में जो महसूस हुआ वो कोई भूत नहीं बल्कि सदियों पहले वहां से निकाले गए लोगों के डर, दर्द और गुस्से की बची हुई ऊर्जा का एक विस्फोट था। इस नजरिए से देखें तो गौरव का काम और भी खतरनाक हो जाता है। बहुत ज्यादा। वो लगातार ऐसी जगहों पर जा रहे थे जहां बहुत ज्यादा नकारात्मक भावनात्मक ऊर्जा जमा थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अनजाने में इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी सोख ली कि वो उनके मानसिक संतुलन पर हावी हो गई? तो ये थ्योरी एक तरह से अलौकिक और मनोवैज्ञानिक व्याख्या के बीच का एक पुल बनाती है। हाँ, ये नहीं कहती कि गौरव वहम कर रहे थे, बल्कि ये कहती है कि जिस चीज का वो सामना कर रहे थे वो आत्मा नहीं बल्कि ऊर्जा थी। और दिलचस्प बात यह है कि इस पेपर में भी गौरव तिवारी की मौत का जिक्र एक चेतावनी के तौर पर किया गया है। अच्छा? हाँ, लेखक इसे एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि इस अनदेखी दुनिया की खोज कितनी खतरनाक हो सकती है, चाहे आप उसे आत्मा कहें, मानसिक शक्ति कहें या सिर्फ ऊर्जा। और उनकी विरासत तो आज भी जिंदा है। उनके जीवन पर भाई द गौरव तिवारी मिस्ट्री नाम की एक वेब सीरीज भी बनी। हाँ, उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी। तो गौरव तिवारी की कहानी हमें कहाँ लाकर छोड़ती है? एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए अनदेखी दुनिया के रहस्यों को सुलझाने में लगा दी और अंत में अपनी ही मौत का एक ऐसा रहस्य छोड़ गया जिसे कोई नहीं सुलझा सका। क्या उनकी मौत के पीछे वाकई कोई अलौकिक शक्ति थी, जैसा उनका परिवार और वो खुद मानते थे? या ये एक ऐसे जुनूनी इंसान की दुखद कहानी थी जो अपने असामान्य पेशे और दुनियादारी के दबावों के बीच पिस गया? स्रोत हमें दोनों तरफ के सबूत देते हैं, लेकिन कोई एक निश्चित जवाब नहीं। बिल्कुल। मृत्यु के बाद जीवन पर ये जो अलग अलग सिद्धांत हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। क्या हो अगर पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं का सामना भूतों या आत्माओं से नहीं बल्कि किसी जीवित व्यक्ति की शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा से होता हो, या किसी जगह पर रह गई गहरी भावनात्मक छापों से? शायद असली रहस्य मरने वालों की दुनिया में नहीं बल्कि हम जिंदा लोगों की चेतना की उन अनछुई गहराइयों में छिपा है जिन्हें हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। इस सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं।